बच्चों, अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय कर्नाटक जब हमने देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्सला-शेपल संधि के माध्यम से हुआ। इस संधि के द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो चला वो 1749 से 54 तक चला और इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय ही थी। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल की जो है मृत्यु हो चुकी थी और उसके उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए संघर्ष हुआ। उसका पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में संघर्ष होने लगा। ऐसी स्थिति कर्नाटक की थी। कर्नाटक में भी मराठों ने चांदा साहब को समर्थन दिया और उधर अनरुद्दीन और चांदा साहब में गद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को और उधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन किया। अनरुद्दीन को 1749 में आमेर के युद्ध में मार दिया गया। तो अनरुद्दीन के मरने के बाद उसके बेटे को मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ले ली। अब हम देखते हैं आगे कि जो है हैदराबाद में 1740 में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बन गया। तो हैदराबाद की स्थिति तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसने खुश होकर जो है डुप्ले को मुसुलीपट्टम और पांडिचेरी दे दिया। डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलावत जंग नवाब बना और उसने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया, जिसमें मुस्तफानगर, चिरकाल, हैलोरा और राजमुंद्री के क्षेत्र शामिल थे। चांदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान कर दिए। हैदराबाद में डुप्ले ने बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी रख दी। क्लाइव जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो एक कलर के रूप में भारत आया था। त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए उसने अर्काट के किले को जीत लिया था। तंजौर के शासक ने धोखे से चांदा साहब की हत्या कर दी और जब फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया तो वे परास्त हो गए और डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया। इसी समय डुप्ले के स्थान पर गोडेयू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। इस तरह मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब तो बना, किंतु हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी शक्ति मजबूत रही। मोहम्मद अली की सहायता का वचन मैसूर, तंजौर, मराठा सरदार मुरारी राव को अंग्रेजों ने दिया, किंतु बाद में फ्रांसीसियों ने मैसूर और मराठों को अपनी ओर मिला लिया और तंजौर को निष्पक्ष रहने को कहा। और ये युद्ध जो है 1755 की पांडिचेरी की संधि के माध्यम से समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि में दोनों द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि दोनों जब तक संधि का अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक वे एक दूसरे के न तो किलाबंदी करेंगे, न ही एक दूसरे के प्रदेशों पर आक्रमण करेंगे। दोनों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। दोनों के द्वारा ही देसी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया गया। इससे पांडिचेरी की संधि से युद्ध विराम हो गया। बच्चों, हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। इस युद्ध को पढ़ने से पहले हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा सा और जान लें। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध को सेंट टोमे के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, जो 1746 से प्रारंभ हुआ था और 1748 में एक्सला-शेपल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। उसके पश्चात द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। अब इस कर्नाटक युद्ध के जो कारण रहे वो हैदराबाद और कर्नाटक की नवाबी का प्रश्न रहा। और हैदराबाद के संस्थापक की मृत्यु हो चुकी थी और उसके उत्तराधिकार के प्रश्न पर उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र के मध्य संघर्ष हो गया था। ऐसी स्थिति कर्नाटक में भी थी। यहाँ पर चांदा साहब और उस अनरुद्दीन के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अनरुद्दीन को आमेर के युद्ध में मार दिया गया और उसके बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ली। इसके बाद हम देखते हैं कि हैदराबाद में 1750 में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। तो हैदराबाद की स्थिति क्लियर हो गई और उससे खुश होकर
मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी के क्षेत्र डुप्ले को दे दिए गए। डुप्ले को कृष्णा नदी से कृष्णा कुमारी तक का गवर्नर बना दिया गया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद जो है सलावत जंग नवाब बना और उसने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया, जिसमें मुस्तफा नगर, चिरकाल, एलोरा, हेलोरा और राजमुंद्री के क्षेत्र शामिल थे। चांदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान कर दिए। हैदराबाद में डुप्ले ने बूसी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी रख दी। क्लाइव, जिसको हम जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल था, ये जो एक कलर के रूप में भारत आया था, उसने त्रिचनापल्ली पर दबाव को कम करने के लिए आरकाट के किले को जीत लिया। तंजौर के शासक ने धोखे से चांदा साहब की हत्या कर दी और जब फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया तो वे परास्त हो गए और डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया। डुप्ले के बाद फिर जो गवर्नर यहाँ फ्रांसीसी गवर्नर बन के आए 1754 में, वो गोडेयू था और वो भारत आया। इस तरह मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब हो गया, किंतु हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी शक्ति मजबूत बनी हुई थी। मोहम्मद अली की सहायता का वचन मैसूर, तंजौर, मराठा सरदार मुरारी राव और अंग्रेजों ने दिया, किंतु बाद में फ्रांसीसियों ने मैसूर व मराठों को अपनी ओर मिला लिया और तंजौर को निष्पक्ष रहने को कहा। इस प्रकार इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से मानी जाती है। अब ये पांडिचेरी की संधि क्या थी? ये जो संधि थी, इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने ये वायदा किया कि देसी रियासतों के शासकों द्वारा उन्हें जो भी सम्मान और पद दिए जाएंगे उनका वो परित्याग कर देंगे। देसी राज्यों में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों के पास समान भूप्रदेश रखे जाएंगे। फोर्ट सेंट डेविड के किले और देवीकोटाई पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। मसूलीपट्टनम फ्रांसीसियों के आधिपत्य में रहेगा और दोनों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जब तक कि वहाँ की गृह सरकार अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की सरकार इस पांडिचेरी की संधि को अनुमोदित नहीं कर देती, तब तक किलेबंदी और युद्ध न करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार ये पांडिचेरी का युद्ध समाप्त हुआ। अब इसके पश्चात जो युद्ध होता है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरा कर्नाटक का युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। अब तीसरे कर्नाटक युद्ध के क्या कारण रहे कि भारत में इस समय कोई ऐसा कारण नहीं था जिसके कारण युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु ये युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रारंभ हुआ और ये सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था। इस समय यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था काउंट डी लाली फ्रांसीसी गवर्नर थे, उसने सेंट डेविड जीत लिया था। तंजौर पर इसलिए आक्रमण किया था कि इस पर बकाया राशि चल रही थी, लेकिन वो असफल रहा। मद्रास का घेरा भी उसके द्वारा डाला गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो अंतिम युद्ध हुआ वो था 22 जनवरी 1760 का। अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने बूसी को, जो गवर्नर था या जो फ्रांसीसी सेना नायक था, उसको बांडिया वास के युद्ध में परास्त कर लिया और उसे बंदी बना लिया। तत्पश्चात लाली, काउंट डी लाली, जो गवर्नर बन के आया था हिंदुस्तान में, फ्रांसीसी गवर्नर, उसको भी जनवरी 1761 में आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया, बंदी बना लिया और उसे पहले फ्रांस और बाद में इंग्लैंड में ही उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई। अब इसके पश्चात जो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इसकी समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। ये पेरिस की संधि सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। ये भारत की संधि नहीं है। भारत में, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जो पेरिस की संधि हुई, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ भी तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। तो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और चंद्रनगर दिया गया। उन्होंने किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई और उनसे ये कहा गया कि वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही सीमित रहेंगे, राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। यद्यपि इस समय उनकी जो सैनिक शक्ति थी या राजनीतिक प्रभुत्व था वो नगण्य के बराबर था, या न कहो कि बहुत सीमित मात्रा में था। अब फ्रांसीसी केवल दूत के रूप में, सैनिक के रूप में, क्लर्क के रूप में देसी रियासतों के शासकों के यहाँ काम कर रहे थे।
तो इस जो सीमित पद थे उनके पास देसी रियासतों के दरबारों में, उनको भी वेलजली की सहायक संधि ने फ्रांसीसियों को इस संधि के माध्यम से पदों से हटाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का सेकंड युद्ध, कर्नाटक के तृतीय युद्ध ने फ्रांसीसी प्रभाव को दक्षिण भारतीय प्रदेशों पर नहीं के बराबर कर दिया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आई थी, वो व्यापारिक उद्देश्य तक ही सीमित रह गई। और जो बार्डियावास का युद्ध था उसने फ्रांसीसियों को अंतिम पराजय देकर ये निश्चित कर दिया कि अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर अवश्यंभावी है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों डुप्ले की असफलता के कारण। डुप्ले जो 1720 में भारत आया था, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में वो 1742 से 1754 तक रहा। डुप्ले चाहता था कि वो जिस समय भारत आया था उस समय भारत में उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। फ्रांस की सरकार इस कंपनी के व्यापारिक लाभ को अन्य मदों पर खर्च कर रही थी। ऐसी आर्थिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उसने भारत से ही धन जुटाने की नीति अपनाई। और यहाँ जो अराजकता का माहौल था उससे उसको ये था कि एक निश्चित क्षेत्र का राजस्व प्राप्त करके राजनीतिक सत्ता हस्तगत कर ली जाए, जिससे अत्यधिक धन प्राप्त हो जाएगा। उसने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न किए, क्योंकि उसके द्वारा वो अंग्रेजों के भारत के व्यापार को नष्ट करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने तक ही सीमित थी, किंतु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से उसने जो है यहाँ के देसी राज्यों से गठबंधन करके उनके मामलों में हस्तक्षेप करके उन्हें सहायता देने की नीति अपनाई, और उसे अपनी नीतियों में असफलता ही हाथ लगी। तो अब हम देखेंगे कि उसकी असफलता के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। डुप्ले की असफलता में सबसे पहला जो कारण है कि जो है डुप्ले जो इसलिए असफल रहा कि अंग्रेजों के पास समुद्री शक्ति, आर्थिक संपन्नता, वो यूरोप में फ्रांसीसियों की अपेक्षा उनकी स्थिति अच्छी थी, इसलिए वो सफल नहीं हो सका। फ्रांस की सरकार को उसने सही स्थिति से अवगत नहीं कराया। यद्यपि जो फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी भारत में स्थापित थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी के द्वारा जितना भी जो वसूल होता था या जितनी भी आमदनी होती थी वो अन्य मदों पर खर्च होता था, इसलिए जो उसके पास धन का हमेशा अभाव रहा। और उसने कभी भी कंपनी को या सरकार को धन के अभाव के बारे में नहीं लिखा। वो बार बार यही बताता रहा कि ये जो उसकी कठिनाइयाँ हैं, उनकी असफलता है, वो क्षणिक है। और फ्रांसीसी सरकार यदि वो सही जानकारी दे देता तो फ्रांसीसी सरकार उसे सही समय पर सही सहायता दे सकती थी। दूसरा ये बताया जाता है कि उसकी असफलता का कारण कि वो उग्र और दम्भी स्वभाव था। हम ये मानते हैं कि वो दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, लेकिन उसका स्वभाव उग्र और दम्भी था। वो अपने अधिकारियों की सलाह और उनका सहयोग लेने का प्रयास नहीं करता था। फिर हम तीसरा जो कारण मानते हैं, योजनाओं में असंतुलन। उसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो संतुलित नहीं थी या सुनियोजित नहीं थी। कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों में उलझकर उसने अपना कार्य क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर लिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चांदा साहब को सहायता देना उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि चांदा साहब 6 वर्ष तक मराठों की कैद में रहने के कारण कर्नाटक में उनका प्रभाव कम हो गया था। इसलिए उसने जो है अनेक मामलों में तो चांदा साहब ने उसकी सलाह भी नहीं मानी थी। फिर अगला कारण हम देखते हैं व्यापार की उपेक्षा। जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी, जब ये किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी, उस दौरान ये व्यापार को उपेक्षित कर देती थी। अपना जो उनका मेन उद्देश्य था भारत में आने का, धन प्राप्त करना,
वो व्यापार के उपेक्षित होते ही धन की जो आगमन की मात्रा थी वो रुक जाती थी, इसलिए हमेशा उसे धन की कठिनाइयाँ या धन की किल्लत का अनुभव होता रहा। फिर हम देखते हैं कि जो है व्यापार उपेक्षित था, कार्य क्षेत्र बढ़ा हुआ था और इसके लिए क्या आवश्यकता था, धन अधिक चाहिए था। कंपनी उसे धन दे नहीं रही थी, सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में भी जब धन को उसे सुनियोजित तरीके से खर्च करना था, उसकी अपेक्षा उसने धन का अत्यधिक अपव्यय किया। कम मात्रा में धन होते हुए भी उसे अधिक मात्रा में व्यय किया। उसने कर्नाटक और हैदराबाद में जागीरें प्राप्त करने के बाद उनसे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत किया। फिर हम देखते हैं कि जो है डुप्ले क्यों असफल रहा, क्योंकि उसके जो प्रतिद्वंदी थे उससे भी अधिक योग्य और वीर और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। अंग्रेज गवर्नर क्लाइव लॉरेंस की योग्यता इतनी अधिक थी कि उसने जो भी योजनाएं बनाई वो सारी योजनाओं को उन्होंने नेस्ताभूत कर दिया, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने सारी योजनाओं पर उसके पानी फेर दिया। इन सब के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो महान नहीं था। डुप्ले ने बहुत सारी भूलें की, असफल भी रहा, किंतु उसकी महानता कम नहीं होती। वो पहला फ्रांसीसी था जिसने भारत की तत्कालीन स्थिति से अपने देश को लाभ पहुंचाने की नीति अपनाई। उसकी ही नीति का अनुसरण करके अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डुप्ले ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व लुटा दिया। इसके बावजूद फ्रांसीसी सरकार ने उस पर मुकदमा चलाया और उसे दंड के रूप में अनेक प्रकार की यातनाएं दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है डुप्ले किस प्रकार असफल रहा, उसकी असफलता में किन किन कारणों का योगदान रहा। और इस तरह से हमने फ्रांसीसी युद्ध का अध्ययन किया, फ्रांसीसी अंग्रेज युद्ध का। ये तीनों युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने गए। हमने विस्तार से इसके बारे में पढ़ा। अब हम जो है अगला चैप्टर इसके बाद देखेंगे।